प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर। हमारा जो बिंदु चल रहा था वो तृतीय विश्व और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों पर चर्चा करना है। इससे पहले हमने तृतीय विश्व की सामान्य विशेषताएं, उनकी जो समानताएं या उनकी जो कुछ समस्याएं, उन पर चर्चा की थी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व के क्या संबंध हैं, या तृतीय विश्व के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या नीति है, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है इस बिंदु में हम और करेंगे। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे विश्व के साथ में, तीसरे विश्व के देशों के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नीति है, या किस दृष्टिकोण से या किस संबंध या किस व्यवस्था के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका तृतीय विश्व के देशों के साथ व्यवहार करता है, उस मुख्य विचार पर हम चर्चा करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए पहला जो विचार है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है तीसरे विश्व में साम्यवाद के परिरोधन की नीति महत्वपूर्ण नीति के रूप में मानी जाती है। कम्युनिज्म का जो डिटेंशन है वो USA यहाँ पर करना चाहता है। थर्ड वर्ल्ड के देशों में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है, इसके जो देश हैं, इनमें कम्युनिज्म को रिटेन करना चाहता है या कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना चाहता है। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा कर चुके थे कि दूसरे महायुद्ध से पूर्व और दूसरे महायुद्ध के समय जो है विश्व दो विचारधाराएं फैल रही थी और विश्व दो ध्रुवों में बंट रहा था, एक साम्यवाद के रूप में और एक पूंजीवादी विचारधारा के रूप में। तो साम्यवाद पूंजीवाद का परिरोधन चाहता था और पूंजीवाद साम्यवाद का परिरोधन और साम्यवाद पूंजीवाद का परिरोधन चाहता था। इस नीति के तहत तीसरे विश्व के देशों में अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवाद का परिरोधन चाहता था, उनका डिटेंशन वह चाहता था। यहाँ उसने साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई और साम्यवाद परिरोधन की नीति के प्रभाव और प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ रोकना चाहता था, और अगर अवसर मिल जाए तो तीसरे विश्व में इसका पूर्ण उन्मूलन भी चाहता था। रियो संधि, अमेरिकी राज्यों का संगठन, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजेनहावर सिद्धांत, सीटो संधि आदि कुछ ऐसी संधियां हैं जो साम्यवाद परिरोधन के मूल रूप में या उसके सहायक कारकों के रूप में सामने आती हैं। तो साम्यवाद परिरोधन का जो व्यवस्था है वो जो तीसरे विश्व के देशों में साम्यवाद का जो प्रसार है उसको पूर्ण रूप से रोकना चाहता है, और अगर अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन भी करना चाहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो हैं अमेरिका का तीसरे विश्व के साथ संबंधों को लेकर के हैं। दूसरा जो संबंध है वो आर्थिक सहायता का संबंध है, या आर्थिक सहायता की नीति है। आर्थिक सहायता का संबंध या आर्थिक सहायता की नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे विश्व के देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने विचार, अपने पक्ष में उनके विचार या उनको इस रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करना, जैसा कि अमेरिका स्वयं चाहता है। क्योंकि नवोदित जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनका बहुत बड़ा हिस्सा तीसरे विश्व के देशों में गिनती आता है, और जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि इन राष्ट्रों की अपनी समस्याएं थी, और इन समस्याओं से पार पाने के लिए, भौतिक विकास करने के लिए इनको आर्थिक और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती थी। इसीलिए वो साम्यवाद गुट के साथ या पूंजीवाद गुट के साथ मिलकर अपना कुछ सहायता प्राप्त कर लेना चाहते थे। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपना करके इन नवोदित राष्ट्रों को, थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्रों को अपने अनुसार चलने पर मजबूर किया या अपने अनुसार ढालने पर मजबूर किया। तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के तहत $40 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही $2 करोड़ 60 लाख की आर्थिक मदद दी गई। रीगन प्रशासन के दौरान तो तीसरी दुनिया के वे ही देश आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी हितों के लिए काम किया, चाहे वहाँ पर सैनिक तंत्र, तानाशाही या शासन की अन्य कोई सी भी प्रणाली विद्यमान क्यों नहीं हो। अर्थात आर्थिक सहायता देकर के अपने अनुकूल कार्य करवाने की नीति अमेरिका की इस तीसरे विश्व के देशों के साथ में रही हैं। नेक्स्ट जो इनकी नीति रही वो है सैन्य गठबंधन।
सैन्य गठबंधन या सैनिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन की नीति, सैनिक गठबंधन की नीति अमेरिका की तीसरे विश्व के साथ में रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा कि दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई थी, पूर्व में चर्चा हम कर चुके हैं। साम्यवादी गुट के मुखिया के रूप में सोवियत संघ था और पूंजीवादी गुट के मुखिया के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका था। इन दिनों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। अमेरिका ने सैनिक गठबंधनों की नीति का सूत्रपात करके इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने सैन्य गुट में शामिल करने का प्रयास किया। सीटो संधि द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देश, रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत के देश को अमेरिकी गुटबंदी में शामिल करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। तो सैनिक गठबंधनों की नीति का सूत्रपात जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति है या वैश्विक जो राजनीति है, उस वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा सच था सैन्य गठबंधन। और इन सैन्य गठबंधनों की शुरुआत अमेरिका द्वारा की गई अपने सैनिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, और सैन्य प्रभाव में ला करके इन देशों को अपने अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट जो इनकी नीति रही वो इन राष्ट्रों में सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति रही। सैन्य अड्डे प्राप्त करने की नीति जो है वो यहाँ पर रही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र जो तीसरे विश्व के देश थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विशेषतः भौगोलिक रूप से ये जो देश पाए जाते थे, इनमें अपने सैन्य हितों को साधने के लिए सैनिक अड्डे प्राप्त करने का प्रयास, तेल टैंकर प्राप्त करने का प्रयास और बंदरगाह बनाने का प्रयास इन्होंने किया, जिसमें हवाई पट्टियाँ और बंदरगाह प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। जिसमें डिएगा गार्सियो एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसका जो है इसने अपने नौसैनिक के लिए प्रयोग किया। सोमालिया में, पाकिस्तान में बादर का बंदरगाह, केनिया में मोम्बासा, ओमान में मसीरा हवाई अड्डा आदि जो हैं इसके बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं। इसके अलावा हस्तक्षेप की नीति भी जो है अमेरिका ने तीसरे विश्व में अपनाई है। हस्तक्षेप की नीति, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद में राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी सदस्य राष्ट्र को नहीं है। यूएनओ चार्टर के अनुसार देशों के एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार किसी भी राष्ट्र को नहीं है, चाहे वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो, अस्थायी सदस्य हो या किसी भी श्रेणी का सदस्य हो, उसे एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। किंतु अमेरिका ने इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का उल्लंघन करते हुए तीसरे विश्व के देशों में जो है आंतरिक हस्तक्षेप करने की नीति का जोरदार रूप से पालन किया या जोरदार रूप से इस नीति को आगे बढ़ाया और उन शासनों को अस्थिर करने का प्रयास किया, तख्ता पलट करवाया या जो है विरोधी गुटों को उन राष्ट्रों में सुविधाएं दी, आर्थिक सहायताएं दी जो सरकारें उसके हितों के खिलाफ काम करती थी या उसके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती थी। उन सरकारों को हमेशा से हटवाने का प्रयास किया, उन सरकारों को गिरवाने का प्रयास किया और वहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए अपने अनुकूल सरकारें स्थापित करवाने का प्रयास जो है यहाँ पर इन्होंने किया है। जैसा कि लेबनान और जॉर्डन के युद्ध में भी देखा गया, इन राष्ट्रों को कमज़ोर करके या जो है वहाँ के तख्ता पलट करके कंबोडिया का उदाहरण भी यहाँ पर लिया जा सकता है और भी कई सारे उदाहरण हस्तक्षेप की नीति के देखे जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति।
महायुद्ध काल में और उसके बाद, जैसा कि हम शीत युद्ध में पढ़ चुके हैं कि दोनों महाशक्तियों ने, दोनों विचारधाराओं ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करने में अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरा दमखम लगा दिया, और जो है ये जो कार्य रूस करता था उससे विरोधी कार्य अमेरिका करता था, या अपने आप को उसके विचारों से सैद्धांतिक और कार्य प्रणाली दोनों रूप में श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास दोनों विचारधाराएं करती थी। उसमें अमेरिका ने अपने आर्थिक क्षमताओं के आधार पर अपना सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैला करके, आर्थिक साम्राज्यवाद फैला करके तीसरे विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने का हमेशा से कार्य किया। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में जैसे ये अपने पूंजीवादी प्रसार को बढ़ा रहे थे, अपने जो प्रसारण तंत्र थे जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका है, ऐसे कार्यक्रम अपने प्रसारण तंत्र में चला करके भी यह जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इस रूप में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हुए इन्होंने आर्थिक साम्राज्यवाद स्थापित करने का प्रयास हमेशा से किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम जो है वो असमान व्यापार है, और इस असमान व्यापार के द्वारा अमेरिका ने इन तीसरे विश्व के देशों की आर्थिक लूट की है। यद्यपि राजनीतिक रूप से ये राष्ट्र अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, लेकिन अगर वास्तविक विश्लेषण किया जाए तो न तो पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता है और न ही वास्तविक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता का सही अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता के रूप में ही परिलक्षित होता है। अगर आर्थिक असमानता मौजूद है, आर्थिक असमानता बरकरार है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। या यूँ कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता बेमाने हैं जब तक कि आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं हो जाए। इसके विपरीत अमेरिका ने आर्थिक साम्राज्यवाद फैलाया है, और आर्थिक साम्राज्यवाद फैला करके अपने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा इन राष्ट्रों के आर्थिक संसाधनों पर अधिकार किया है। असमान व्यापार प्रणाली अपना करके इन देशों में खुली लूट मचाई है। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इतने बड़े बड़े हैं कि इन विकासशील देशों के पूरे राष्ट्रीय बजट से भी बड़ा बजट, कई गुना बड़ा बजट इन कॉरपोरेशंस का अकेलों का होता है। तो ये आर्थिक साम्राज्यवाद जो है वो अमेरिकी व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1950 से 65 के बीच में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप में विनियोजित पूंजी पर 74% और विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी पर 264% मुनाफा कमाया है। 264% मुनाफा, अर्थात किसी भी दृष्टि से आर्थिक नियमों के अनुसार या मानवीय नियमों के अनुसार या मानवोचित आर्थिक व्यवस्था के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। खुली आर्थिक लूट है, असमानता और जो है किसी भी रूप में बराबरी नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना भी की है। अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र, अमेरिकी पुस्तकालय, अमेरिकी पत्र पत्रिकाएँ, स्कॉलरशिप योजनाएँ, वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण अमेरिकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के प्रमुख उपक्रम हैं। इसके अलावा दबाव की नीति भी इन्होंने अपनाई है। इन्हें तीसरे विश्व के देश जो हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने दबाव की नीति भी अपनाई है। यूएसए ने तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर उन नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित करने का प्रयास करता रहा है। अमेरिकी दबाव के कतिपय उदाहरण 1975 में बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मैक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वे अपने श्रम कानून को, जो मजदूरों को संरक्षण देता है, बदल डालें। जब मैक्सिको की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने अपना कारखाना बंद कर उसे कोस्टा रिका में स्थानांतरित कर दिया। परिणाम स्वरूप 12,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। चिली में जब सरकार ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो जवाब में अमेरिकी कंपनियों ने अलेंदे की हत्या करवा दी और सरकार को उलटवा दिया। भारत ने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से नाता तोड़ लें, और उस पर और भी कई सारे दबाव डालकर, जैसे क्रायोजेनिक इंजन का समझौता जो रूस ने भारत से किया था स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो भी अमेरिका ने दबाव डाल करके रद्द करवाया। तो ये दबाव की नीति भी प्रयोग करता है अपने आर्थिक और सांस्कृतिक और आर्थिक साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए।
इसके अलावा शस्त्र निर्यात की महत्वपूर्ण नीति इनकी है, थर्ड वर्ड में शस्त्र निर्यात। शस्त्र निर्यात की नीति। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अमेरिका तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को अपना शस्त्र बाजार मानता है, इनको हथियार निर्यात करता रहा है और अमेरिका ने इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, कोरिया आदि देशों की कठपुतली और दलाल सरकारों को हथियारों से लैस कर विकासशील देशों को विकास कार्य छोड़कर प्रतिरक्षा पर व्यय बढ़ाने के लिए मजबूत कर दिया है। दोहरे हित यहाँ पर अमेरिका साधता है, राजनीतिक हित, सैन्य हित और तीसरे रूप में अपने आर्थिक हितों को भी साधता है। एक पड़ोसी के पास में जब उच्च क्षमता और उच्च तकनीकी के हथियार हैं तो दूसरे पड़ोसी राष्ट्र को भी मजबूरन में ऐसा सौदा करना पड़ता है। तो इस प्रकार शस्त्र निर्यात की नीति तीसरे विश्व के देशों में इन्होंने बना रखी है। इसके अलावा परमाणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार संधि जो है वो अमेरिका इसको परमाणु क्लब तक सीमित रखना चाहता है। परमाणु अप्रसार संधि अमेरिका इसको परमाणु क्लब तक सीमित रखना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें या जो जिनके परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं हुए हैं वो इसको शुरू करें, या जिन्होंने शुरू कर लिए हैं वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं या जारी रखें। वह उनको समाप्त कर देना चाहता है। वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। वह चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को बंद करें या अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के लिए जांच के लिए खुले छोड़ दें। अर्थात परमाणु क्षमता पर वह अपना एकाधिकार रखना चाहता है, परमाणु क्षमता को वह नियंत्रित रखना चाहता है या उसका वह बादशाह बने रहना चाहता है। इस प्रकार तीसरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ये राष्ट्र ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो वे उनको रोकना चाहता है। जैसा कि 78 में और 98 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, तो अमेरिका ने तुरंत जो है संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भारत पर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध लागू करवा दिए थे। तो वह नहीं चाहता है कि परमाणु क्लब के बाहर के राष्ट्र जो हैं इसमें आगे बढ़ पाएँ। महत्वपूर्ण नीति अमेरिका की यहाँ पर सामने आती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नीति तीसरे विश्व में इस अमेरिका की है कि वह उच्च तकनीक हस्तांतरण को रोकना चाहता है। उच्च तकनीक हस्तांतरण पर रोक चाहता है या रोक की नीति अमेरिका की है। विकासशील राष्ट्र के स्वावलंबी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका MTCR संधि का सहारा लेता है। भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक स्थानांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के तहत रूस पर दबाव डाला। इससे पूर्व अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर और भारी पानी देने के अपने ही समझौतों को तोड़ते हुए भारत को इसके लिए इनकार कर दिया था। तीसरी दुनिया के देशों में चाहे भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मुद्दा हो, पश्चिम एशिया में अरब इजराइल संघर्ष हो अथवा दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम का मसला हो, अमेरिकी हथियार किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रयुक्त हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वह उच्च तकनीक दूसरे देशों तक नहीं पहुँचे, वह स्वयं नहीं देता है, और जो सक्षम राष्ट्र हैं या जो सक्षम राष्ट्र उच्च तकनीकी क्षमता प्राप्त राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्रों को ऐसी उच्च तकनीक देना चाहते हैं उनको भी किसी न किसी बहाने दबाव डालकर रुकवाता रहा है। भारत को कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर देने का समझौता या क्रायोजेनिक इंजन का रूस से हुआ समझौता रद्द करवाना ये अमेरिका की उच्च तकनीक हस्तांतरण को अपने ही एकाधिकार में रखने की नीति का एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। तो इस प्रकार इन संपूर्ण विचार और नीतियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि तीसरे विश्व के राष्ट्रों के साथ अमेरिका जो है कोई स्वतंत्र या समानता के व्यवहार बर्ताव नहीं चाहता है और नहीं करता है, चाहे वह तकनीकी का मामला हो, चाहे अस्त्र शस्त्र का मामला हो, चाहे परमाणु क्षमताओं का मामला हो, चाहे
आर्थिक सहायता का मामला हो, वह केवल अपने हितों के आधार पर ही इन सभी संबंधों की व्याख्या करता है और अपने हितों के अनुकूल कार्य करने वाले राष्ट्रों सरकारों को ही वह अपना मित्र मानता है। ये संपूर्ण नीति अमेरिका की तीसरे विश्व के साथ संबंधों को स्पष्ट करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में पढ़ेंगे।